जो लेक्चर लेंगे उसमें लास्ट लेक्चर को एक बार फिर से देखेंगे और एक नया न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। एक लेक्चर में लास्ट लेक्चर को ओवरव्यू करूँगी और उसका फिर नेक्स्ट लाइव आऊँगी तो न्यूमेरिकल करूँगी। तो दो वीडियो करेंगे आज हम। So first one is the overview of the last lecture, and let's see here in this lecture what we discussed, that transfer function types, minimum phase, non-minimum phase and all pass. In minimum phase, the pole and zeros. Any pole or any zero does not exist on the right hand side of the spline. So that transfer function is called minimum phase transfer function. Non-minimum phase transfer function. In non-minimum phase transfer function, any pole or zero, कोई भी पोल या जीरो जो रहेगा, अगर एक भी पोल या जीरो राइट हैंड साइड पे होगा तो उस ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या कहेंगे? नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन. नेक्स्ट इज ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन. इन all pass transfer function, the pole and zeros will be having the symmetric value about the imaginary axis. जैसे कि यहाँ पे ये 0 1/t पे है और पोल -1/t पे है, दोनों symmetric values हैं दोनों की. So such type of transfer function is called all pass transfer function. Now stability calculation through the Bode plot. हमने इसमें देखा था कल लास्ट लेक्चर में, gain margin and phase margin. If both of these are positive, then system will be stable. If either or both of gain margin or phase margin is negative, system will be unstable. And when you draw number of Bode plots, you can conclude that if gain crossover frequency is less than phase crossover frequency, then system will be stable. हमने gain crossover frequency को ओमेगा 2 से डिनोट किया था, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 1 से डिनोट किया था. इट मींस ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1, तो सिस्टम स्टेबल होगा. सिमिलरली इफ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, सिस्टम विल बी अनस्टेबल. इफ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल. फिर हमने स्टेप्स देखे थे कि हम कैसे बोडे प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप था राइट द ट्रांसफर फंक्शन इन रूट्स फॉर्म. अगर रूट फॉर्म में नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन है, तो पहले हम उसको रूट्स फॉर्म में लिख लेंगे. फिर उस जो रूट्स हैं उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस एस टी के फॉर्म में. अगर न्यूमेरिकल में 1 प्लस एस टी के फॉर्म में है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हम 1 प्लस एस टी के फॉर्म में लिखेंगे रूट्स. फिर उसके बाद हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. देन वी विल बी कैलकुलेटिंग इनिशियल स्लोप, देन एंगल, देन वी विल ड्रॉ बोडे प्लॉट, देन वी विल बी गोइंग टू कैलकुलेट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, gain margin and phase margin. On the basis of these values we can calculate whether the system is stable or not. कल हमने देखा था construct the Bode plot for the system whose open loop transfer function is given by 4 divided by j omega 1 plus 0.5 j omega into 1 plus 0.08 j omega. So इसमें ये जो 4 की वैल्यू है ये गेन है, जिसको हम k से डिनोट करते हैं. तो सबसे पहले हमने कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करी थी. कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 1 प्लस एस टी के फॉर्म में लिखा होता है. तो s की वैल्यू हम j ओमेगा पुट कर देते हैं. तो ये जो वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस j ओमेगा t. तो ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रही थी 1/t. तो 1/t को फॉर्म में हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. तो फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं. तो हमने ये वाली टर्म लिख ली थी 1/1 प्लस 0.5 j ओमेगा, या हमें डायरेक्ट 1 प्लस 0.5 j ओमेगा लिखा था मैंने. तो 1 प्लस 0.5 j ओमेगा लिखा. तो ये किस फॉर्म में? 1 प्लस एस टी. एस कितना है? j ओमेगा, और t की वैल्यू कितनी है? 0.5. तो हमको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? 1/t. तो मैंने t की वैल्यू कितनी लिख दी थी? 0.5. तो यहाँ मुझे कितना मिल गया था? 2 रेडियन पर सेकंड. सो दिस वन इज द फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. उसको मैंने ओमेगा ए से डिनोट किया था. नेक्स्ट मैंने ये वाला पार्ट लिया था 1 प्लस 0.08 j ओमेगा, वो मैंने यहाँ लिखा. तो ओमेगा निकाल लेंगे हम, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/0.08 लिखेंगे. तो 1/0.08 कितना आया था? 12.5 आया था. सो दिस इज द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय ओमेगा बी. फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 रेडियन पर सेकंड. सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 12.5 रेडियन पर सेकंड थी. अब हम इसमें हम इसका देखते हैं कि इनिशियल स्लोप कितना है. तो इनिशियल स्लोप निकालने के लिए हम टाइप चेक करते हैं, सिस्टम का टाइप क्या है. जैसे आप यहाँ देखोगे j ओमेगा मतलब क्या? s है, s⁻1. तो सिस्टम का टाइप कितना है? 1 है. तो टाइप 1 सिस्टम के लिए इनिशियल स्लोप होता है -20 dB पर डिकेड.
तो हम इनिशियल स्लोप हमें मिल गया -20 dB पर टिकेट। अब हमको आगे और नेक्स्ट स्लोप्स कैलकुलेट करने, तो नेक्स्ट टर्म क्या है 1/1 प्लस ST, मतलब 1/1 प्लस 0.5 j ओमेगा है। तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ इस टर्म के लिए, या मैं कहूँ इस टर्म के लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, कितना होता है स्लोप -20 dB पर टिकेट होता है। सिमिलरली 1/1 प्लस 0.08 j ओमेगा के लिए देखूंगी तो उसका भी स्लोप कितना होगा -20 dB पर टिकेट। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कल कि 1/1 प्लस 0.08 j ओमेगा का कितना होगा स्लोप -20 dB पर टिकेट होगा। मुझे डिसाइड करने हैं स्लोप्स, इनिशियल स्लोप्स। तो हमारे पास जो लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो 2 थी, तो हम जब भी बोडे प्लॉट स्टार्ट करते हैं उसमें हम उससे स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो 2 यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू थी, तो मैंने उससे कम वैल्यू ले ली, 1 ले ली। 1 से लेके 2 तक इनिशियल स्लोप कितना है -20 dB पर टिकेट, ये टाइप से आया हमारे पास। फिर 2 से लेके 12.5 के तक हमको अब स्लोप कैलकुलेट करना है, तो ये -20 तो एज इट इज आ गया, प्लस अब मुझे किसका स्लोप लेना है, इस 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई थी, ये 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/1 प्लस 0.5 j ओमेगा से आई थी। उसका कितना था स्लोप, -20 था, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये इनिशियल स्लोप और ये -20 इसके कारण जो आया वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो टोटल कितना हो गया -40 dB पर टिकेट हो गया। अब 12.5 एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि ऑनवर्ड्स इसलिए लिखा है क्योंकि और कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसके लिए अब कितना होगा स्लोप, तो ये कितना था टोटल यहाँ पे अभी कितना हो गया -40, तो ये मैंने -40 एज इट इज लिखा। ये जो 12.5 है इसके कारण ये कितना स्लोप है -20 dB पर टिकेट, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो -40 प्लस -20 कितना हो गया -60 dB पर टिकेट हो गया। तो अब हमारे पास इनिशियल स्लोप्स आ गए। ये जो हमने टेबल बनाई है इसकी हेल्प से हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं, और मैग्नीट्यूड को हम असिम्प्टोट से प्लॉट करते हैं। असिम्प्टोट मींस स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो असिम्प्टोट को ड्रॉ करने के लिए मुझे इनिशियल पॉइंट चाहिए, तो इनिशियल पॉइंट के लिए भी हम देखते हैं कौन से टाइप का सिस्टम है। जैसे कि ये टाइप 1 सिस्टम था, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू k से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इनिशियल स्लोप की। तो ओमेगा इक्वल टू k कितना है यहाँ पे 4 है, और इनिशियल स्लोप कितना है -20 dB पर टिकेट। तो -20 dB पर टिकेट की लाइन ड्रॉ करेंगे हम कहाँ से, ओमेगा इक्वल टू 4 तक। तो हमने कल देखा था ओमेगा इक्वल टू 4 यहाँ लिया था हमने, इस पॉइंट से -20 dB पर टिकेट का पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए आए थे, और कहाँ तक ड्रॉ करना है हमें 1 से लेके 4 तक के लिए। तो हम 4 तक के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी, लेकिन मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 1 से 2 तक है, तो मैं इनिशियल स्लोप 1 से 2 तक के लिए ड्रॉ करूंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 तक के लिए ड्रॉ कर दिया था यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज एंगल्स। हमने एंगल्स कैलकुलेट कर लिए थे। एंगल्स ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था, तो हम एंगल लिख लेंगे। डिनोमिनेटर टर्म के लिए लिखा है एंगल, क्योंकि न्यूमेरेटर में तो कोई टर्म है ही नहीं, तो न्यूमेरेटर के लिए कोई एंगल नहीं आएगा। डिनोमिनेटर के लिए कितना आएगा, जब भी हम डिनोमिनेटर के लिए एंगल लिखते हैं तो माइनस आता है, -tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो हमने यहाँ पे कितना इमेजिनरी पार्ट ओमेगा है और रियल पार्ट कितना है, ये 0 है, तो ओमेगा अपॉन 0 आ गया इस टर्म के लिए। फिर -tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा अपॉन 1, इस टर्म के लिए -tan इनवर्स ऑफ 0.08 ओमेगा अपॉन 1। तो ये tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 0 कितना होगा, ओमेगा अपॉन 0 इंफिनिटी होगा। बाकी मैंने सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दी। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है 90 डिग्री, तो -90 डिग्री -tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा -tan इनवर्स ऑफ 0.08 ओमेगा, ये एंगल आ गया। अब एंगल हम एंगल कैलकुलेट करते हैं ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज पर। जनरली हम कोशिश करते हैं कि जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हमने ली है उसके अराउंड जरूर लें, और वो वैल्यू अगर राउंड फिगर में है तो वो वैल्यू जरूर रखें ओमेगा की। तो मेरे पास ओमेगा 1, मैंने 1 से शुरू किया था, 1 लिया, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 थी, tan इसलिए लिया है क्योंकि 12.5 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी। तो कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेंगे और ध्यान रखेंगे कि किसी तरह से हमें ये जो वैल्यूज मिले वो -180 डिग्री से कम ज्यादा दोनों हो। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पूरा एंगल कैलकुलेट करके लिख लिया। नाउ सी दिस ग्राफ। इस ग्राफ में देखिए ये जो हमने यहाँ पर ये जो हमने टेबल बनाई थी, इस टेबल के हेल्प से, मैग्नीट्यूड टेबल के हेल्प से हमने असिम्प्टोट्स ड्रॉ किए थे। ये असिम्प्टोट ड्रॉ गए। तो जब ये जो असिम्प्टोट ड्रॉ हुआ, इस असिम्प्टोट ने, स्ट्रेट लाइंस ने जब 0 dB एक्सिस को क्रॉस किया, सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो हमको गेन और क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली मिली थी 2.8। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई 2.8। फिर इस टेबल की हेल्प से, ये जो टेबल हमने यहाँ बनाई हुई है उसकी हेल्प से मैंने ये फेज वाला ग्राफ बनाया था।
दिस फेज ग्राफ, ये फेज ग्राफ बना लिया। तो जो ये फेज ग्राफ है हम देखते हैं कि -180 डिग्री पे कहाँ पे ये कट कर रहा है, तो इसने कौन सी ओमेगा के लिए कट किया है वो हम देख लेंगे। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये कल आई थी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 5 आई थी वैल्यू, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। सो this gain crossover frequency is less than phase crossover frequency, so system is stable। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मार्जिन कैलकुलेट करने हैं। अगर हमें मार्जिन कैलकुलेट करना है तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि फेज वाले प्लॉट पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि कितनी वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आ रही है, जब भी हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेशन करते हैं तो हमको फेज मार्जिन मिलता है। तो हम यहाँ पे कितना, ये करेक्शन करना आप लोग, तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फेज वाले प्लॉट पे, और फेज वाले प्लॉट पे हम देखेंगे कितना एंगल है, तो ये हमको फेज मार्जिन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू मिल रही है ये अप्रोक्सीमेटली -156 है ये वाली। तो हम क्या करेंगे, -156 माइनस ऑफ 180 डिग्री, तो -156 प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 24 डिग्री। हमको फेज मार्जिन कितना मिल जाएगा, 24 डिग्री मिल जाएगा। ये करेक्शन कर लेना आप लोग। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट में। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट पे जहां इंटरसेक्ट करेगा अब हम देखेंगे कि कहां इंटरसेक्ट किया, तो ये इंटरसेक्ट किया तो ये वाली वैल्यू हमको मिलेगी। ये जो वैल्यू मिल रही है, ये जो लाइन, ये हमको गेन मार्जिन दे रहा है। तो ये कितना है, -12 है। तो -12 मतलब गेन मार्जिन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जी ओमेगा। तो हमें -12 मिल रहा है, तो रेसिप्रोकल लूंगी तो +12 हो जाएगा। तो हमको गेन मार्जिन कितना मिल गया, 12 dB मिल गया। इट मीन्स I am having gain margin of 12 dB and phase margin of 24 degree. तो दोनों पॉजिटिव हैं, that's why system is stable. And also the reason is gain crossover frequency is less than phase crossover frequency, so system is stable। तो एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेशन करेंगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से लाइन ड्रॉ करेंगे और फेज वाले प्लॉट पे इंटरसेक्ट देखेंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उससे फेज मार्जिन मिलेगा, और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से हमको गेन मार्जिन मिलेगा। So this completes the overview of last lecture। अब मैं फिर से लाइव होंगी न्यू न्यूमेरिकल के लिए। So student,